नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी के आरंभ पर। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में देखा कि कैसे यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों को जन्म दिया। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्रांसीसी क्रांति ने जिस नई सोच को जन्म दिया, उसने आगे चलकर यूरोप में राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरह बदल दिया। ऐसे में आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव ने कैसे एक नई सोच को जन्म दिया, यानी समाजवाद की सोच। और यही विचार फिर आगे चलकर रूस की क्रांति का कारण बनता है। और वह एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल रूस की बल्कि पूरी दुनिया को की दिशा बदलने का काम किया। यानी दुनिया दो धड़ों में बट गई आगे चलकर, पूंजीवाद और समाजवाद। तो आज के चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 2 में यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति को समझने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, किस तरीके से समझाया, सारी बातें हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का युग, इसे सामाजिक परिवर्तन युग का नाम दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इस यहां पर जो घटना हो रही है, जहां पर जो नया विचार निकल के आ रहा है, ये एक वर्ग संघर्ष का जो है रास्ता खोल के देता है। तो साहब, जैसा हमने पढ़ा ही था कि पिछली जो फ्रांसीसी क्रांति थी, वहां पर जो क्रांति हुई उसने क्या किया, यूरोप में अब इस बात की संभावना को जन्म दे दिया कि आमूल परिवर्तन हो सकते हैं। क्या किया? फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में इस नए विचार को जन्म दिया कि आमूल परिवर्तन हो सकते हैं। यानी अगर आप ठान ले, जनता ठान ले, तो सत्ता परिवर्तन कर सकती है, सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर भी परिवर्तन ला सकती है। तो ऐसे में यहां पर यूरोप में अलग अलग विचारों पर जो है बहस छिड़ रही है। अलग अलग विचारों पर बहस छिड़ रही, तो वहां पर आ रहा है साहब, व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस बात पर भी बहस हो रही है। अब भारत में भी राजा राम मोहन राय हैं, यानी जब भारत में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। भारत में राजा राम मोहन राय जैसे जो है नेता हैं, वो भी जो है फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में भी बहस में कूद पड़े हैं। तो ऐसे ही नए नए विचारक निकल के आ रहे हैं, जिसमें हम जो है कार्ल मार्क्स को देखते हैं और कई दूसरे विचारकों को देखते हैं। ठीक है, लेकिन यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। यानी क्या मतलब है, एकदम से परिवर्तन नहीं चाह रहे थे। कुछ लोग चाह रहे थे धीरे धीरे परिवर्तन हो, कुछ जो मौजूदा स्थिति है उसी को बनाए रखना चाह रहे थे, कुछ लोग चाह रहे थे नहीं साहब परिवर्तन होना है और पूरी तरह होना है, आज ही होना है। इस तरीके के भाव में बैठे थे लोग। तो सभी क्या कहते थे, आमूल परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, यानी जो मौजूदा व्यवस्था है उसे पूरी तरह बदलने के पक्ष में नहीं है साहब। तो साहब इस पर सबकी अलग अलग राय होगी, तो अलग अलग राय होगी तो उसी हिसाब से उन लोगों का नाम रख दिया जाएगा। तो जो लोग धीरे धीरे परिवर्तन चाह रहे होंगे हम उन्हें उदारवादी कह देंगे, जो लोग पूरी तरह परिवर्तन चाह रहे होंगे हम उन्हें कह देंगे रेडिकल, और जो लोग जो मौजूदा व्यवस्था है उसे बनाए रखना चाहेंगे उसे हम रूढ़िवादी कह देंगे। तो यही है साहब। तो कौन होते हैं रेडिकल, कौन होते हैं रूढ़िवादी और कौन होते हैं साहब आपके उदारवादी, ये साहब मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी समझ लीजिए। तो समाज में परिवर्तन के समर्थकों में, यानी समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। समाज परिवर्तन का मतलब यानी जो मौजूदा व्यवस्था जो है यूरोप में, कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है, कुछ को जो है बिल्कुल अधिकार प्राप्त नहीं है, कुछ के पास कुछ अधिकार प्राप्त हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सबके पास समान अधिकार होने चाहिए, सबके पास स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए, बंधुत्व जैसी भावना होनी चाहिए, तो यानी कि किसी के पास विशेषाधिकार ना हो। तो इस तरीके के परिवर्तन चाह रहे हैं वो समाज में। तो समाज के परिवर्तनों में एक समूह था कौन का, उदारवादियों का। ये क्या चाह रहा था कि परिवर्तन तो हो, इसका जो है मूड है कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा सब धीरे धीरे परिवर्तन हो, प्यार मोहब्बत से परिवर्तन हो। तो इसे इसलिए हम उदारवादी कह दे रहे हैं। लेकिन एक दूसरा समूह था, दूसरा समूह कह रहा है नहीं साहब परिवर्तन तो हमने अगर उस तारीख को ठान लिया अभी होना चाहिए, इसी तारीख को होना चाहिए, पूरी तरह होना चाहिए। ये नहीं कि आज कुछ अधिकार दे दिए, कल कुछ अधिकार दे दिए जाएं, परसों फिर जो देखा जाएगा कि विशेषाधिकार खत्म किए जाएं या नहीं किए जाएं, या विशेषाधिकार बनाए रखना चाहिए, या विशेषाधिकार में तो कुछ अधिकारों की कटौती कर दी जाए, कुछ उसे दे दिया जाए। ना साहब बिल्कुल नहीं, सारे के सारे विशेषाधिकार खत्म करो, सबको समान अधिकार दो, ऐसी बात कर रहा है और तुरंत करो सारे काम। तो उसे हम रेडिकल की संज्ञा दे रहे हैं। ठीक है। और वहीं जो तीसरा है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का मतलब है साहब जो व्यवस्था है उसी को बनाए रखना चाहेगा, और जो व्यवस्था चली आ रही है पुरातन काल से उसका कट्टर समर्थक रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहेगा, इसे कोई कमियां नहीं दिखेंगी, तो इसलिए इसे रूढ़िवादी कह देंगे। ठीक है।
चलिए, तो बता दिया कि रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला अधिकार के समर्थक भी थे। यानी कि जो उदारवादी होंगे वो चाहेंगे कि साहब क्या कहेंगे कि सब धीरे धीरे परिवर्तन हो, तो उसमें चाहेंगे कि साहब महिलाओं को अभी वोट का अधिकार ना दिया जाए, बाद में दे देंगे, या पुरुषों को, सभी पुरुषों को वोट का अधिकार ना दिया जाए, यानी कुछ को मताधिकार दिया जाए, यानी कि जिनके पास संपत्ति उन्हें अधिकार दे दो और जिनके पास संपत्ति नहीं है उन्हें अधिकार मत दो। हमने ऐसा फ्रांसीसी क्रांति में भी देखा था। लेकिन रेडिकल क्या है, वो सभी के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। जैसे उदारवादी थे ना, वो क्या कर रहे थे, बड़े जमींदारों, संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेत दृढ़ का विरोध करते थे। लेकिन जब हम रूस के संबंध में समझेंगे तो रेडिकल समूह जो है वो निजी संपत्ति के विरोधी होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है रेडिकल या उदारवादी या फिर जो है रूढ़िवादी लोगों को जानते हैं। चलिए अब देखते हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो साहब, जब औद्योगिक क्रांति हो रही है, औद्योगिक क्रांति से एक नया समाज या नया वर्ग निकल के आ रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, नए नए काम निकल के आ रहे हैं, तो वहां बेरोजगारी की समस्या भी आएगी, किसानी या कृषि खेती पर भी जो है संकट पैदा होगा। तो उससे जो स्थिति पैदा होंगी, उससे फिर लोगों का शोषण होगा, लोगों की कठिनाई बढ़ेंगी। तो वहां पर भी जो है वर्ग विभाजन देखेंगे। वर्ग विभाजन देखेंगे तो साथ ही साथ साहब वहां पर जो वर्ग विभाजन होगा उसके फिर जो है सुधार की बात करेंगे लोग, उसमें परिवर्तन लाने की बात करेंगे, उसमें समानता लाने की बात करेंगे। तो यही है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे, नए युग का घोतक है साहब। कैसे है? यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। एक ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। अब औद्योगिकरण ने क्या किया था, औरत और आदमियों, बच्चों, सबको कारखानों में ला दिया था। अब बच्चे भी यहां पर काम कर रहे हैं, औरतें भी काम कर रहे हैं। तो जब बच्चे, औरत और पुरुष साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, काम के घंटे औरत और पुरुष के बराबर होंगे, लेकिन वेतन में यहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। वेतन में अंतर होगा। पुरुषों को जितना वेतन दिया जा रहा होगा, महिलाओं को उतना वेतन नहीं दिया जा रहा होगा, या तो आधा दिया जा रहा है या फिर 3/4 दिया जा रहा है, इस तरीके का। साथ ही साथ जो मजदूर हैं उनके काम के घंटे निर्धारित नहीं हो रहे हैं। 12 घंटे या कहीं तो कई जो है 15-15 घंटे, 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो काम के घंटे नहीं है, तो दयनीय स्थिति हो रही है यहाँ पर। यानी काम के घंटे, पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम होती थी। बेरोजगारी अब आम समस्या हो गई है। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट जैसे ही आती थी, वैसे ही बेरोजगारी भी बढ़ जाती थी, उनकी इनकम भी कम हो जाती थी, जैसे जैसे जो है इनकी मांग में कमी आ रही है। अब शहर जो है तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। तो ऐसे में उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो रेडिकल, रूढ़िवादी तो इसमें नहीं खोजेगा, उसे तो कोई समस्या नजर ही नहीं आएगी। लेकिन उदारवादी और रेडिकल हैं, इन समस्याओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अब इनसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जो है कैसे इनका हल खोजा जाए इस पर विचार कर रहे हैं। तो सब विचार कर रहे हैं। विचार करते करते ये क्या कह रहे हैं, तो जो उद्योग थे यहाँ पर ये भी समझना है, उद्योग सरकार के नियंत्रण में नहीं चलाए जा रहे थे, वो जो है निजी स्वामित्व था उन पर, यानी सभी उद्योग जो थे व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी। अब यहां पर समझना यह है कि उदारवादियों के पास भी संपत्ति है, रेडिकल के पास भी संपत्ति है। लेकिन उदारवादी यहां पर जो संपत्ति है, उनके यहां बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा कर ली थी। किन्होंने? उदारवादियों और रेडिकल ने। ऐसे में वो चाह रहे हैं कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, यानी किसी के पास विशेषाधिकार नहीं हो। यह ना हो कि साहब व्यापार करने का अधिकार केवल फला वर्ग के पास हो, इसके पास ना हो। अगर भाई साहब योग्यता है तो इसको भी अधिकार होना चाहिए, केवल इसको विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसी बात कर रहे हैं। अब चूंकि इन्होंने ऐसे औद्योगिक व्यवसाय के जरिए काफी धन वगैरह इकट्ठा कर लिया है, तो ये क्या चाहेंगे, ये व्यवस्था आगे भी चलती रहे, ये व्यवस्था इसलिए खराब ना हो जाए या इनके जो लाभ हैं इसलिए ना चले जाएं, चूंकि उनको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।
तो इस तरीके के प्रयास ये यानी कि बढ़ावा दिया जाए, ऐसा ये प्रयास कर रहे हैं। अब उन्हें लगता था कि अलग अगर जो है मजदूर स्वस्थ हो, नागरिक पढ़े लिखे हो, तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास और श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। अब साहब उनकी मान्यता था कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। तो ये जब इस तरीके के विचार हैं तो सीधे से मतलब है ये उदारवादी ही आगे चल करके पूंजीपति बनेगा, क्योंकि क्या कह रहा है, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए। तो पूंजीवादी का तो यही विचार है ना, बिना रोक टोक काम करने का उसे मौका दिया जाए या काम करने दिया जाए, सरकार उसमें कोई नियंत्रण ना करे, कोई हस्तक्षेप ना करे उस पर, जो है जैसा करना करने दे, बाजार की शक्तियों के द्वारा नियंत्रित हो सारी चीजें। तो साहब तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज प्रवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह में पार्टी के इर्द गिर्द गोलबंद होते रहे। यानी कुछ लोग जो उदारवादियों के समर्थक रहे, कुछ लोग जो है रेडिकल समूह के समर्थक रहे। इन्हीं दोनों पार्टियों के या इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द जो है अपनी गोलबंदी कर रहे हैं, अपनी जो है अधिकारों की मांग कर रहे हैं इन्हीं के जो है छाते के नीचे। तो यूरोप में 1815 में जिस तरीके की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। तो यूरोप में जो सरकार बन रही है वो इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है, वो जो है मजदूरों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है, वो किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि अपने साम्राज्य बचाने की पुरजोर कोशिश करने में लगी है। राजा है तो राजा अपनी राजशाही को बचाने की कोशिश कर रहा है, चर्च की जो है पूरा समर्थन कर रहा है, चर्च को विशेषाधिकार प्राप्त है। हमने फ्रांसीसी क्रांति में देखा ही था किस तरीके से प्राप्त था। तो ऐसे में जो आंदोलन, तो इन्हें हटाने के लिए या इनसे छुटकारा न पाने के लिए क्या कर रहे हैं, राष्ट्रवादी और उदारवादी इनसे जो है क्रांति करने के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। तो ऐसे ही हमने देखा था फ्रांस में किस तरीके से तख्ता पलट किया गया था। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना करने चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। तो ये कहां से विचार आया था, ये फ्रांसीसी क्रांति से ही तो आया था ना। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे विचार आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, फ्रांस से। और इनको जो है कौन लोकप्रिय बनाया था, रूसो बनाया था, रूसो के विचार हैं ये, ठीक है साहब। तो 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची और भारत से दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। तो यानी कि इस तरीके से वो लोग प्रभावित होकर के वहां पर तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं साहब, उदारवादी, रेडिकल। और तो साहब यूरोप में समाजवाद का आना, अब किस तरीके से यूरोप में समाजवाद आ रहा है। तो चूंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, मजदूर वर्ग निकल के आ चुका है, सामने उभर कर आ चुका है। अब मजदूर कार्य कर रहा है, कार्य करने की स्थिति बहुत दयनीय है। वहां पर जो कार्य कर रहा है तो पता चला कि वो अच्छी खासी गर्मी में काम कर रहा, पंखा है नहीं है, पसीना टपक रहा, फिर भी काम किया जा रहा है। 15-15, 16-16 घंटे काम कराया जा रहा है उससे। लेकिन इतने घंटे काम कराए जाने के बाद भी उसे उतनी उचित मजदूरी नहीं मिल रही है, उसके रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, उधर कृषि भी जो है बर्बाद हो रही है। तो साहब समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली कौन सी विचारधारा थी, वो थी साहब समाजवाद। अब साहब 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार बन चुका था। कब तक, 19वीं सदी के मध्य तक लोकप्रिय हो रहा है। यहां पर ये विचार कहां पर, यूरोप में लोकप्रिय हो रहा है। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। यानी वो चाह रहे हैं, यानी उनका मानना था कि संपत्ति जो है कि निजी हाथों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पर सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए, किसान मजदूरों का नियंत्रण होना चाहिए, या जो भी सरकार है उसके नियंत्रण में होनी चाहिए सामूहिक रूप से, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में हो। उसका जो देखरेख करे वो सरकार की देखरेख में चलनी चाहिए संपत्ति। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। तो यहां पर आपको विचार समझ लेना है कि समाजवादी विचार क्या कह रहा है कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही समस्याओं की जड़ है, मूल जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे, क्योंकि उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है,
लेकिन समस्या यहां पर आ जाती है साहब कि यदि ये संपत्तिधारी व्यक्ति जो है वो केवल और केवल अपने फायदे देखता है, अपने फायदे तक ही सीमित रहता है, बल्कि जबकि दूसरी जो समस्याएं हैं मजदूरों की या जो भी काम कर रहे हैं उनके, या जो उत्पादनशील बनाते हैं उसकी संपत्ति को, उनकी समस्याओं पर ध्यान ही नहीं देता है, केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहा है, अपना ही लाभ देख रहा है, वहीं तक सीमित है साहब ये। तो इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा सकता है। तो ऐसी अभी बात कर रहे हैं। तो समाजवादी इसी तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाए, आंदोलन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, पत्रिकाएं लिख रहे हैं, अखबार समाचार पत्रों में छाप रहे हैं। ठीक है, तो कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, समाजवादी समाज का आधार क्या होगा। तो समाजवादियों ने फिर क्या किया, इसके लिए भी एक अपना जो है बताया कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी, यानी कि सामूहिक रूप से कोई जो है उद्योग चलाया जाए, फैक्ट्री चलाई जाए, बैंक चलाई जाए, जो भी चला सकते हैं। वहीं इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना यानी कि जो अमेरिका है, जिसे हम रेड इंडियन के लोगों को वहां पर इतिहास में रेड इंडियन कहा गया था उन्हें, में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। अब ये नया समन्वय क्या है, तो साहब कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। तो वह क्या चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए हम देखें तो फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह क्या करे, सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। तो यह विचार आज भी भारत में है। कोऑपरेटिव बैंक होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो बैंक जो होती है कोऑपरेटिव, वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है सामूहिक रूप से उसका जो मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं, और जो लाभ आता है फिर उसे बराबर में बांट लेते हैं। ऐसे उद्योग भी चलाए जा रहे हैं भारत में, आज भी चलाए जा रहे हैं। तो हमारा भारत भी समाजवाद के विचार से कभी अछूता नहीं रहा। हमारी जो समाज अर्थव्यवस्था है हमारी भारत की, वो इसी के कारण जो है आज मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना पूंजीवादी है ना पूरी तरह समाजवादी है। तो हालांकि हमारा जो ज्यादातर झुकाव जो है वो समाजवाद की तरफ है। खैर, एक व्यक्ति आता है फिर जो कार्ल मार्क्स, ऐसा व्यक्ति जिसके कारण आज भी जो है विश्व दो धड़ों में बटा हुआ है। दिखता हमें बेशक ऊपर से एक धड़ा है या मल्टी पोलर दिखता है, लेकिन वो आज भी स्पष्ट रूप से देखें तो वो दो धड़ों में। आज जो यूक्रेन और रसिया वॉर हो रहा है, या इजराइल वॉर कर रहा है, या भारत और या पाकिस्तान के संबंध की बात करें, या भारत और चीन के संबंधों की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसमें ये विचार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, कार्ल मार्क्स के या फिर जो पूंजीवादी विचार है। अमेरिका और रूस आज तक लड़ रहे हैं इसके लिए। तो कार्ल मार्क्स ऐसा व्यक्ति था। तो और एक दूसरा व्यक्ति था फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने क्या किया, इस दिशा में कई तर्क पेश कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स कहता है कि साहब फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। तो ऐसे में जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते रहेंगे, तब तक जो है मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ सकता। तो क्या करना चाहिए फिर मजदूरों को करना चाहिए कि पूंजीपति की संपत्ति पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। यही कह रहा है। तो सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए। और मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साहब मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। और वो समाज कैसा होगा कि साहब जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण होगा, सामाजिक नियंत्रण होगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को क्या नाम दिया, साम्यवादी, जिसे इंग्लिश में हम कम्युनिस्ट कह रहे हैं। तो इस भविष्य के समाज को, यानी जहां पर सामूहिक नियंत्रण होगा, सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा होगी, उस समाज को कह रहे हैं साहब ये कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी। समाज का नाम इसलिए दिया, मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीत किसकी होगी, अंततः जीत होगी साहब मजदूरों की। अगर पूंजीपति और मजदूरों के बीच में संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, तो
चाहे ये कितना भी जोर लगा ले पूंजीपति, लेकिन अंततः जीतेंगे साहब मजदूर। ऐसा कह रहा है कौन? मार्क्स। ऐसा विश्वास था मार्क्स को। तो मजदूरों की होगी, उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। यानी आज जो भी समाज है दिख रहा है, दिखता रहे, लेकिन आगे चलकर भविष्य में कम्युनिस्ट समाज ही बनेगा, साम्यवाद ही बनेगा। तो साम्यवाद में क्या होता है, कैसे नहीं होता है, इसको अलग से समझेंगे हम। खैर, समाजवाद के लिए समर्थन, अब जो है विचार तो फैल रहे हैं, तो अब इसके समर्थक भी आएंगे, कुछ लोग विरोध भी करेंगे। तो साहब 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गए। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए अब ये क्या कर रहे हैं समाजवादी, ये पार्टियों का गठन कर रहे हैं। पार्टियों के गठन के साथ साथ ये इंटरनेशनल जो है आयोजन भी कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। तो साहब इसी में ये क्या कर रहे हैं, द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी ये बना ले रहे हैं। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया, और जैसे ही संकट का समय आता था तो वहां पर ये मजदूर आपस में जो है सहायता भी करते थे, हेल्प करते थे। तो साहब इन संगठनों ने कोर्स स्थापित किए सहायता करने के लिए, काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। और जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे। कौन से संगठनों के? जो मजदूर संगठन बना रहे हैं, जो अपनी सहायता के लिए कोष की स्थापना कर रहे हैं, ये वाले संगठन। और ऐसे ही जो है ब्रिटेन में 1905 तक समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक नई पार्टी बना ली। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ही एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया। अब साहब लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी भी कहीं भी अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि वो उनके प्रतिनिधि जीत नहीं पा रहे हैं। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, किनके? बेशक उनके प्रतिनिधि जीत तो रहे, पर वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं समाजवादी। ठीक है, अब साहब लेकिन अब वो प्रतिनिधि तो जाहिर सरकारी तो बेशक नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि तो संसद में पहुंच रहे हैं ना। जब संसद में पहुंच रहे हैं तो वहां पर वो कानून बनवाने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और अहम भूमिका निभाने के साथ साथ अपना जो है इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। लेकिन सरकारों में अक्सर जो है उदारवादियों और रूढ़िवादियों का ही दबदबा बना रह रहा है। तो दबदबा बना रह रहा है तो इनकी बात सुनी नहीं जाएगी, वो सुनी नहीं जाएगी तो फिर ये क्रांति करेंगे। तो ऐसे में क्रांति हो रही है सबसे पहले कहां पर? रूस में। रूस में समाजवादी या साम्यवादी क्रांति हो रही है। फ्रांस में समाजवादी या साम्यवादी क्रांति नहीं हुई थी, आपको ये ध्यान रखना है। तो रूस में फिर क्रांति हो रही है। रूस में क्रांति क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर ऐसी अनुकूल स्थितियां होंगी, यहां का जो समाज है उस तरीके के विचारों से प्रभावित रहा होगा पहले से, ये उसके विचार ऐसे रहे होंगे, या फिर आगे चल के काफी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। तो वही देखेंगे। तो रूसी साम्राज्य समझिए, यहां पर 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। तो आप मास्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र, इसके यानी कि भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। जो रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं यहां पर भी छुपी हुई हैं। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था, और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान भी इसके हिस्से थे, इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। और रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का मानने वाले बहुमत में थे। बेशक ये लोग बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध लोग भी शामिल थे। तो यहां पर ये आपको मोटा मोटा समझ में आ गया। अब देखिए निकोलस जार जो किस तरीके का काम करता है। अर्थव्यवस्था और समाज, अर्थव्यवस्था और समाज किसकी? रूस की। हाँ, आपको अगर ये चीजें पसंद आती हैं, जो हम समझा रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, जो भी पहल है, अगर आपको ये पसंद आ रही है, इससे आपको लाभ मिल रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करिए, और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ के साथ इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए, उन लोगों तक भी शेयर किए जिन्हें इनकी जरूरत है। आपको फ्री में सारा कुछ मिल रहा है, तो क्यों नहीं आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए। तो साहब 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था, यानी कि रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसान है, गांव में रह रहा है,
तो रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी 85% यानी 85% जनता जो है कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका चला रही है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या चला रही है तो यह जो है यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनसंख्या का इतना प्रतिशत नहीं था जितना यहां पर रूस में था। 85% बहुत बड़ी संख्या है, मायने रखती है। तो रूस में कहीं दूसरी जगह ऐसा प्रतिशत नहीं था। उदाहरण के तौर पर देखें तो फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे और इतना पैदा करते थे कि ये बाहर निर्यात भी होता था यहाँ का अनाज। तो साहब उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि उत्पादन कारीगरी करते थे, साथ ही साथ यहाँ पर जो है कारखाने भी थे और कारीगर जो वर्कशॉप में काम कर रहे थे। तो साहब 1890 के दशक में चालू हुए थे जब ये बहुत सारे कारखाने अब यहाँ पर जो है रूस में स्टार्ट हो जा रहे हैं। कहाँ कब 1890 के दशक में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। जब तेजी से बढ़ रहा है तो इन कारकों के चलते क्या होगा, कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उद्योग में या स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। इस तरीके के यहां पर बदलाव देख रहे हैं। जब ये बदलाव देख रहे हैं तो समस्या भी देखने को मिलेंगी ना। तो सब समस्या क्यों देखने को मिलेंगी, क्योंकि ज्यादातर संपत्ति जो है किसके अधीन है या किसके नियंत्रण में है, वो निजी संपत्ति है। उद्योगपतियों की निजी संपत्ति पर से कारखाने, मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित होते रहे। तो इसलिए जो है सरकार जो थी या फिर वहां का जो साम्राज्य निकोलस जार था वो क्या करता था कि साहब इस बात को ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। लेकिन इसके बावजूद भी इन कानूनों की या इसकी अवहेलना होती थी। तो साहब फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयां और वर्कशॉप में काम की पाली कितने 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर कितने 10 से 12 घंटों की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के लिए रहने के लिए कमरों से लेकर के डॉर्मिटरी तक जो तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। अब सामाजिक स्तर पर भी लोग बटे हुए हैं। कुछ कारीगर अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, कुछ कारीगर अपने आप को छोटा मान रहे हैं। तो साहब बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। जैसे एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते हैं, उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत होती है। तो इस तरीके से यहां पर भी समाज बट रहा है। यहां पर अमीर या गरीब का फर्क नहीं दिख रहा है। यहां पर साहब मजदूर आपस में ही जो अपने आप को बड़ा और नीचा मान रहे हैं, साहब के रूप में देख रहे हैं। अब मजदूरों के बीच जो मौजूदा फासला था उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई दे रहा है। तो स्वाभाविक बात है, जो थोड़ा अच्छा कमा रहा है उसका पहनावा अलग होगा, जो थोड़ा खराब कमा रहा है तो उसका पहनावा अलग होगा। अब साहब कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी अर्थात या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए भी संगठन बनाए थे, जो पहले ही बताया, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी, मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी करते थे। तो 1896 से लेकर के 97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी बढ़ गई। काफी हड़तालें हो रही हैं साहब। यहां पर देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर किसका नियंत्रण है साहब, वो सामंतों का नियंत्रण है। यहां पर हम देख रहे हैं 85% जनसंख्या जो थी क्या थी, वो जो है खेती पर निर्भर थी। लेकिन उस संपत्ति में ज्यादातर जो है नियंत्रण किसका था, वो साहब सामंतों का था, राजशाही का था या ऑर्थोडॉक्स चर्च का था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंत और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। जबकि हम फ्रांस की क्रांति में देख रहे थे वो नवाबों का सम्मान करते थे, उनके लिए वो लड़े भी थे फ्रांस की क्रांति में जो है किसान। लेकिन यहां पर ये सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो जब सम्मान नहीं कर रहे तो यहां पर स्पष्ट दिख जा रहा है कि यहां के मजदूरों में पहले से ही समाजवादी टाइप के विचार हैं। यहां पर एक व्यवस्था और चलाते हैं किसान। यहां के जो है क्या व्यवस्था चलाते हैं कि ये लोग अपनी जमीन को, इनका जो पीर होता था, गुरु होता था, उसको सौंप देते थे सारे।
फिर वो पीर जो है उस सारी जमीन को इकट्ठा करके अपने पास जरूरत के हिसाब से लोगों को बांटता था। यही तो समाजवाद कह रहा था। समाजवाद का तो यही विचार था कि साहब लोगों की जरूरत के अनुसार चीजें बटी होनी चाहिए। ये ना हो जो किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, यानी कि जिसकी जरूरत है 1 रोटी खाने की उसे दे रहे हो 10 रोटी, और जिसकी जरूरत है 10 रोटी खाने की उसे मिल रही है आधी रोटी। तो ये समाजवादी विचार जैसे इनके यहाँ पहले ही मौजूद है, तो ये जल्दी प्रभावित हो जाएंगे उससे, है ना। अब देखिए साहब, रूस में समाजवाद, तो साहब 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, क्योंकि यहां पर जो है निरंकुश राजतंत्र है। निकोलस राज जो निकोलस राज से पहले जो भी शासक थे निरंकुश थे। हालांकि जो है निकोलस भी निरंकुश था। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कर ली, यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में घोषित कर दिया गया। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित करते थे। तो साहब इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वे स्वाभाविक रूप से, यही तो बात मैं बता रहा था अभी, कि वे स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। समाजवाद की भावना तो यही थी ना, सभी का नियंत्रण हो, सामूहिक नियंत्रण हो, या जरूरत के अनुसार चीज होनी चाहिए, जिसको जितनी जरूरत है उतना मिलना चाहिए। 1 रोटी खाने वाले को या 1 रोटी की जिसको भूख है उसे 10 रोटी नहीं दिए जाए, या 10 रोटी जो जिसको भूख है उसे 1 रोटी ना दिया है बल्कि उसे 10 दिया जाए, इसे 1 ही दे दिया है। तो ऐसी भावना इनमें पहले से मौजूद है, ऐसे लोग इनको समाजवादियों को लग रहा है। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि मजदूरों में ऐसी भावना नहीं दिख रही है उन्हें। अब किसानों में ऐसी भावना है तो किसान पहले प्रभावित होगा ना फिर समाजवादी विचार से। पहले प्रभावित होगा तो समाजवाद कह रहा है कि साहब पूंजीवादी से लड़ रहा है, निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ फेंकना है, अपनी सत्ता स्थापित करनी है, यानी किसान मजदूरों की सत्ता स्थापित करनी है। तो ये पहले प्रभावित हो जाएगा। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। तो यानी किसान क्रांति का नेतृत्व करेगा और बाकी देशों में धीरे धीरे समाज जो है क्रांति आएगी, या धीरे धीरे जो है समाजवादी बनेगा दूसरे देश जो है। लेकिन उनके मुकाबले अगर बात की जाए रूस में, ये जल्दी समाजवादी बन जाएगा, क्योंकि यहां तो पहले से ही लोग दिख रहे हैं ना समाजवादी टाइप के, तो पहले से ही लोग समाजवादी हैं, तो यहां पर समाजवाद लाने में ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी साहब। और ये बात सही भी है। जिस तरीके से रूस में जो है दुनिया भर में रूस पहला देश बनता है समाजवादी क्रांति का, उस तरीके से दूसरे देशों में वो समाजवादी देश नहीं बन पाए। चीन बना, बाकी कुछ एक देश, लेकिन यहां पर हमें दिख रहा है क्यों बन रहे हैं। अब 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। अब ये सामंतों का, ये नवाबों को तो समर्थन कर नहीं रहे थे किसान। अब ऐसी बात कर रहे हैं जो है समाजवादी कि किसानों को सौंपी जाए जमीन, तो ये तो खुश हो जाएंगे ना। अरे हाँ साहब, हमें हाँ दिलवा दो, हाँ क्या करना है मुझे, अच्छा आंदोलन करना है, मैं करूंगा साहब, लड़ना है, अरे सीना ठोक के लड़ूंगा, मुझे बंदूक दो, क्या लाठी लेके लड़ू, क्या लेके लड़ू, ये तुरंत तैयार हो जाएगा। अब किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी जो थे और समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं थे। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कौन से? समाजवादी क्रांतिकारी। एक तरह समाजवादी लोकतंत्रवादी, दूसरी तरफ समाजवादी क्रांतिकारी, जिसमें नाम है एक मुख्य नाम, प्रमुख नाम लेनिन। लेनिन का मानना है कि साहब के किसान जो है एकजुट नहीं है, वे बटे हुए हैं, इसलिए जो है ये पहले जो है समाजवाद यहां पर उतनी जल्दी नहीं आ पाएगा, या ये क्रांति का नेतृत्व नहीं करेंगे। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरी से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद है। जो व्लादिमीर लेनिन है
वो सोच रहे हैं कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए। यानी कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी जो इन्होंने स्थापित की है। तो लेनिन कह रहा है कि निरंकुश वो है, राजा जो है निरंकुश है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए साहब, जो दमन करने का खतरा रहेगा, जरा भी अनुशासनहीन हुई पार्टी तो तुरंत जरा भी मौका मिला जो राजा को तुरंत मार देगा हमें। तो ऐसे में हमारी पार्टी में जितना ज्यादा अनुशासन लागू किया जा सकता है उतना लागू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए साहब? जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित है और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। वहीं दूसरा खेमा था, वो दूसरा खेमा यानी कि मेंशेविक, इन्हें बोल्शेविक के नाम से जानने, इन्हें दूसरा खेमा था मेंशेविक। वो मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता देनी चाहिए। लेनिन कह रहा कि नहीं साहब, जो पूरी तरह समाजवादी बनने के लिए तैयार हो, जो आस्था रखता हो समाजवाद में, वही उसी को पार्टी सदस्यता दी जाए। दूसरे तो कह रहा नहीं, सब सबको सदस्यता दो। तो ऐसे में जो है लेनिन के ये विचार है। अब साहब उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। 1917 में जब रूस की क्रांति हो रही है, समाजवादी क्रांति या साम्यवादी क्रांति, जो भी आप नाम लेना चाहें, उससे पहले 1905 में एक छोटी सी क्रांति और देखने को मिल रही है रूस में। इसे ही कहा जाता है कि साहब 1917 की क्रांति अगर सफल ना होती, क्यों ना सफल होती, जब तक जो है हमने जो रूस इसलिए सफल हो गई क्योंकि रूस में 1905 में उसका पहले एक टेस्ट कर लिया गया था, परीक्षण हो गया था। परीक्षण में इसके बाद से जो 1917 की क्रांति सफल हुई। तो देखिए साहब, रूस जो था एक निरंकुश राजशाही देश था, निरंकुश राजशाही देश था। तो अन्य शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। यूरोप में दूसरे जो देश थे वहां पर जो राजा था या शासक था, वो उसमें कई सारे देशों में वो जो है संसद के अधीन आ चुका था, लेकिन यहां पर रूस में वो संसद का अधीन नहीं है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है। अभी भी संसद का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे में जो है उदारवादी इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चला रहे हैं। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतियों का साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल जो था बहुत खराब रहा था। क्यों खराब रहा था? क्योंकि जरूरी चीजें बहुत महंगी हो रही हैं, बहुत महंगी हो रही हैं, तो उसकी वजह से उनका जो वास्तविक वेतन है वो कम हो जा रहा है। उसमें करीब 20% तक की गिरावट आ गई है। अब साहब उसी जो समय पर मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। यानी मजदूर जो है अब जो है संगठन बन रहे हैं, मजदूर जो है संगठनों की ज्यादा से ज्यादा सदस्यता ले रहे हैं, संगठन में एकजुट हो रहे हैं। तो जब एकजुट हो रहे हैं तो 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को प्यूती लोब आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया और अगले जो है कुछ दिनों के भीतर ही सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे का 8 घंटे किए जाने को लेकर के, वेतन में वृद्धि के लिए आएंगे या कार्य स्थिति में सुधार की मांग को लेकर के इकट्ठा हो रहे हैं। साथ ही साथ इसी समय पर देख रहे हैं हम 1905 में जापान चीन के मंचूरिया पर आक्रमण करता है। वहां पर रूसी सैनिक भी होते हैं, तो रूसी सैनिक भी होते हैं तो उनसे भी उनका टकराव होता है। उनसे टकराव होता है तो रूसी सैनिकों की उनसे हार हो जाती जापान की। इधर जो है रूस में स्थिति और खराब हो रही है। तो साहब इसके चलते जो है रूस के समाज था, मजदूर थे, किसान थे, वो जो है उसका विरोध करते हैं, राजा का विरोध करते हैं, तो फिर उन्हें मरवाने का आदेश दे देता है। तो इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसेक्स के मजदूरों पर हमला बोल दिया और इस घटना में करीब 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 लोग इसमें घायल हुए। चूंकि यह घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। कब से हुई थी? ये जो खूनी रविवार की जो घटना हो रही है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं,
यहीं से शुरुआत हो रही साहब 1905 की क्रांति की शुरुआत। सारे देश में हड़तालें हो रही हैं। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षा से जो है छोड़ दे रहे हैं, स्कूलों का बहिष्कार कर दे रहे हैं, तो ऐसे में विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए हैं। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय जो कामगार थे वो संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे हैं और यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना भी कर रहे हैं साहब। अब देखिए साहब 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्श दाती जो संस्था थी या संसद थी उसके गठन की अनुमति दे देता है वो, तो जिसे हम ड्यूमा भी कह रहे हैं। तो संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे देती है। और क्रांति के समय कुछ दिन के ही भीतर कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही हैं। यानी अब यहां पर देख रहे हैं जब 1905 की क्रांति जब हो रही है, 1905 में एक छोटी क्रांति हो रही है, तो उसमें जब दबाव में आकर जार निकोलस वो क्या कर दे रहा है, संसद के गठन पर सहमति दे रहा है। साहब ठीक है कर लीजिए संगठन, वो संगठित जो है या ड्यूमा जिसे कह रहे हैं, लेकिन गठन की सहमति तो दे देता है, लेकिन इसे आगे चलकर ये बार बार इसको बंद भी करते रहता है। तो 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियन अधिकृत रूप से अनाधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा या पहली संसद वो मात्र 75 दिन के भीतर, और उसके बाद जो दूसरी संसद बन रही है, पुनर्जीवित संसद हो रही है, यानी ड्यूमा, दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर ही बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। अब जब संसद उससे जवाबदेही मांगती थी, हाँ साहब ये क्यों काम किया, ये लागू करने की जरूरत क्या थी, ये कानून या इस तरीके की आपने गतिविधि की तो क्यों की, तो उससे जवाब तलब कर रही, तो इसका मूड खराब हो जा रहा है। अब मूड खराब हुआ है तो फिर इसे ही भंग करने का काम कर देता है किसी ना किसी तरीके से, तो 2-3 बार इसे भंग करने का काम करता है। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में भी रूढ़िवादी नेताओं को भर डाला। 2 बार भंग कर दिए, लेकिन अब आने की कब तक भंग करूं, फिर जनता जो आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी, कूटा देंगे मुझे। तो ऐसे में ये क्या कर रहा है, तीसरी ड्यूमा का जब गठन हो रहा है तो मतदान कानून में ये फेरबदल करके अपने समर्थक यानी रूढ़िवादियों का प्रवेश करा दे रहा है। उदारवादियों, क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया इससे। तो इस तरीके से आप देखिए साहब आगे, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है, तो यूरोपीय गठबंधनों के बीच ये युद्ध छिड़ रहा है। तो एक खेमे में थे साहब जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, और दूसरे खेमे में थे साहब फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। अब रूस जो है इस खेमे में लड़ रहा है, तो इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, तो इसलिए यूरोप के साथ साथ अब इसका जो है यूरोप के बाहर भी इसका प्रभाव फैलेगा, इसका जो है आग जो है बाहर तक देखने को मिलेगी। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। अब इस युद्ध को जो है शुरू में तो रूसियों का काफी समर्थन मिला, रूसी जनता भी साथ दे रही है, भाई ठीक है साहब जनता ने साथ दिया, लड़ रहा है लड़ जा, मर, जो कर सकता कर, साथ दे रही है जो है इसका जनता। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, जैसे जैसे रूसी सेनाएं हार रही हैं, रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं, तो जनता का फिर भूमग्न हो जा रहा है इससे। फिर जनता इसका विरोध कर रही है, जनता फिर जो है राजा से कह रही है कि साहब इस युद्ध को बंद करो, इससे हमारी कठिनाइयां बढ़ रही हैं। तो साहब उससे प्रतिदिन जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं भी दिनों दिन बलवत्त होने लगी थी, क्योंकि ये जो इनके रूस के जो सैनिक मर रहे थे वो जर्मन सेनाएं मार रही थी, जर्मनों से लड़ रहे थे। तो जर्मनों से लड़ रहे हैं तो फिर जर्मनियों के खिलाफ भी जो है रूसी जनता के मन में द्वेष फैल रहा है, या उनके खिलाफ भी जो भावनाएं भड़क रही हैं। तो जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण ही क्या हुआ, जो राजा की जो रानी थी या सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर था, इसका नाम बदल करके क्या कर दे रहे हैं, इसे पेट्रोग्राद कर दे रहे हैं। इसका नाम क्या कर दे रहे हैं, पेट्रोग्राद, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो जर्मनी नाम था। वहीं जारीना जो है जार की पत्नी थी। ये जार की पत्नी जारीना कहां से थी, वो अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने के कारण जो है उसे घटिया सलाहकार और खासतौर पर से राजपुतनी नामक से एक सन्यासी ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। तो राजशाही के खिलाफ भी जनता खड़ी हो रही है, जर्मन विरोधी भावनाएं भड़क रही हैं यहाँ पर जो है जर्मन में। तो ऐसे में जो है सरकार से जो है कह रहे हैं, ये राजा से कह रहे हैं कि साहब इसको बंद करो, युद्ध को बहुत हो गया। ये मैप दिखाया गया है कि साहब केंद्रीय शक्तियां कौन थी, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, ये केंद्रीय शक्तियां थी।
इसके बीच बाद जो है मित्र राष्ट्रीय थे साहब, इधर आपके जो है इंग्लैंड हो गया, इधर फ्रांस हो गया, इधर आपका रूसी साम्राज्य हो गया, इधर आपका तुर्की हो गया, ये एक खेमे में थे और ये एक खेमे में थे, ये लड़ रहे थे। ये जर्मनी यहाँ जाके मार रहा है इसको जो है रूसी सेनाओं को, तो इससे जो है कठिनाई बढ़ी। तो अब प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैन्य पूर्व फ्रांस की सीमा पर खाइयों के से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर, यानी कि यहाँ पर देखें हम तो ये सब साहब हो गया पश्चिमी मोर्चा मान लो इसे, और इधर पूर्वी मोर्चा मान लो इसे। तो यहाँ पर ये खाइयों में छुप छुपा के लड़ रहे हैं, यहाँ पर अत्यधिक ठंड वगैरह पड़ रही है। तो साहब इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी थी। 1917 में जो करीब 1917 तक लगभग 70 लाख लोग मारे जा रहे हैं रूस के। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला था, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ना सके। अब साहब जब ये रूसी सेना हार रही है, तो रूसी सेना जब हारते हारते जब पीछे हट रही है, तो ऐसे में क्या कर रही है, तो उसके पीछा करते हुए सेना आ रही है, इन्हें डर है कि सेना पीछे से आएगी, दूसरे दुश्मन सेना, तो वो कहीं यहाँ पर जो सर्वाइव करने के लिए उसे कुछ तो चाहिए, खाने पीने की चीज चाहिए, क्योंकि ठंड पड़ रही तो इमारत चाहिए रहने के लिए। तो ये क्या कर जा रहे हैं, इमारत नष्ट कर दे रहे हैं, फसलें नष्ट करके चले जा रहे हैं, अपनी ही फसलें नष्ट करके चले जा रहे हैं। तो इससे तो अंततः जो जनता की कठिनाई बढ़ेंगी ना। अब इससे जो है विनाश के रूप में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे। अब ऐसी स्थिति जब आ गई है, तो सरकार से बार बार कह रहे हैं बंद कर युद्ध, बंद कर युद्ध, ये मान ही नहीं रहा है, राजा मान ही नहीं रहा है। राजा नहीं, लड़ूंगा ही लड़ूंगा, लड़ूंगा ही लड़ूंगा, तो लड़ेगा तो फिर जनता इसे कूटेगी। अब साहब ये सारी कुछ हो रहा है, सब कुछ जो है उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ रहा है, किसान भी परेशान हो रहा है, मजदूर वर्ग भी परेशान हो रहा है। अब उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा तो स्वाभाविक बात है मजदूर वर्ग जो है दुखी होगा, मजदूर वर्ग के सामने समस्याएं इकट्ठी सामने आएंगी, वो कमाई का जरिया बंद होगा, उससे बेरोजगारी की बढ़ेगी जो है समस्या। उधर किसान भी जो है जब फसलें वगैरह नष्ट हो रही है, सब कुछ नष्ट हो रही है, तो उससे किसानों की भी कठिनाई बढ़ेंगी। कुल मिला के आम जनता की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। ठीक है साहब। अब साहब 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था कि मानव जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। अब यहाँ पर जो जनता के लिए शहर बनाए गए थे, वहां पर अजीब तरीके का उन्होंने विभाजन देखा। विभाजन देखो किस तरीके का था साहब। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं, यानी कि अगर ये नदी है तो नेवा नदी के दाएं और ये बाएं, तो नेवा नदी जो थी उसके दाएं किसके क्वार्टर थे, वो मजदूरों के थे, वहीं पर कारखाने थे। लेकिन बाएं किनारे पर देखें तो यहां पर साहब ड्यूमा की बैठक होती थी, संसद की बैठक होती थी, यहां पर महल थे, विंटर पैलेस थे, सरकारी इमारतें थी। तो यानी कि यहां इस पर दिख रहा है यहां अमीर लोग रह रहे हैं या गरीब लोग रह रहे हैं। इसी तरफ था फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की कमी पैदा हो गई, यानी इस इलाके में जो है खाद्य पदार्थों की कमी हो जा रही है। उस साल ठंड भी कुछ ज्यादा पड़ रही थी, ठंड ज्यादा पड़ रही तो भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। अब साहब 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई है। किधर, इधर मजदूरों वाले इलाके में एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई साहब, हड़ताल कर दी गई कुल मिला के। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। अब 50 फैक्ट्रियों को हड़ताल कर दी तो बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही हैं। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है साहब। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई, यानी कि यहां तक पहुंच जा रही है। अब देखिए साहब, इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी, यानी अपने यहाँ पे उठ कर आ रहे हैं मजदूर। एक किसी फैक्ट्री में जो है हड़ताल हुई तो उससे प्रभावित होकर दूसरी फैक्ट्री ने कर दी, दूसरी उससे प्रभावित होकर तीसरी फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। तो इस तरीके से जो है प्रभावित होकर के हड़तालें हो रही हैं, या तालाबंदी हो रही है, या विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसे कोई एक राजनीतिक पार्टी संचालित नहीं कर रही थी या सक्रिय रूप से नहीं कर रही थी।
जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कब कर्फ्यू लगा दिया। अब जब कर्फ्यू लगा दिया तो शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। और जब रविवार आता है, 25 तारीख आती है रविवार की, तो साहब 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। ड्यूमा कौन? संसद। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के, अब ये साफ क्रांति की यहां से शुरुआत हो रही है। ये घटनाएं एक एक करके बनती जाएगी और एक दिन क्रांति हो जाएगी। सीधे सैनिक जाएंगे और उससे राजा से कहेंगे हट भाई तख्ता से, और राजा भी हाथ जोड़ के कहते ठीक है साहब, आप कह रहे जैसा आदेश, मैं हट जा रहा हूं। देखिए 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए असंख्य लोग जो है सड़कों पर जमा होने लगे। अब सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए क्या कर रहा है, एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। लेकिन ऐसे में जो घुड़सवार सैनिक तैनात किए गए वो जनता के साथ हो लिए। उन्होंने लोगों पर या जनता पर गोली चलाने से मना कर दिया। किन्होंने? सैनिकों ने। तो सैनिकों ने मना कर दिया, सैनिक क्या हो गए? जनता के साथ हो गए। तो इस समय तक जो है सैनिक साथ हो गए। तो गुस्साए सिपाहियों ने क्या किया, एक रेजिमेंट भी बना डाली। रेजिमेंट, जो उनकी रेजिमेंट थी उसमें एक बैरक थी, अपने पुलिस अफसर को ही गोली मार दे रहे जो गुस्साए सिपाही हैं। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी। अब एक जो रेजिमेंट ने बगावत की घुड़सवार सैनिकों ने, ऐसे ही जो है और रेजिमेंट थी उन्होंने भी बगावत कर दी। तो ऐसे करके जो है अलग अलग जगहों पर जो है बगावत होना शुरू हो जाएगी। हड़ताली मजदूरों के साथ मिल जाएंगे वो लोग। और साहब यहां पर ये जो है जो सिपाही हैं और मजदूर हैं, ये फिर जो है परिषदों का गठन करने लगेंगे। इसी परिषद को सोवियत कहते हैं, जो है रूसी भाषा में, या सभा को रूसी भाषा में सोवियत कह रहे हैं। तो साहब सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हो गए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हो रही थी। अब ड्यूमा की बैठक हो रही थी, वहीं पर वो इकट्ठा हो रहे हैं। तो यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हो रहा है। पेट्रोग्राद सोवियत, सोवियत का अर्थ क्या है? सभा या परिषद। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया और इस प्रतिनिधि मंडल में सैनिक वगैरह भी शामिल थे। तो साहब जब जार से मिलने गया तो सैनिक कमांडरों ने उन्हें सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। राजा को देख के नहीं इनकी बात मानी तो ये तो मुझे अभी सूद देंगे, अभी कूट देंगे, क्या पता मार दें, गोलीबारी कर दें मेरे ऊपर। डर गया राजा। राजा डर गया तो मैं ठीक है साहब, जैसा आप आदेश करें, लो आप गद्दी ले लो, मुझे बताओ क्या करना है, आज हुक्म दो। राजा ने गद्दी छोड़ दी साहब। उसने कमांडरों की बात मान ली और गद्दी छोड़ दी। 2 मार्च को छोड़ दी साहब गद्दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना डाली। अब जो अंतरिम सरकार बना डाली, तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति को झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। तो पेट्रोग्राद की जनता थी, उसने जो है राजा को हटाने का काम किया। इसे हम जो राजशाही को हटाने की जो क्रांति हो रही है, ठीक है। लेकिन फरवरी के बाद देखिए, अब अंतरिम सरकार बैठ गई। अंतरिम सरकार जो है जिसमें कौन शामिल थे? सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति, इस तरीके के प्रभावशाली लोग इसमें शामिल थे अंतरिम सरकार में। तो साहब जब ये उद्योगपति हैं, भूस्वामी हैं, सैनिक अधिकारी हैं, लेकिन क्रांति तो साहब किसानों ने की थी ना, मजदूरों ने की थी ना। यहां तो मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा है, तो ये तो क्रांति नहीं थी। ये तो जो है मजदूरों की बात नहीं करेगा, ये तो किसानों की बात नहीं करेगा, तो फिर ये ऐसी ही नीतियां लागू करेगा। उनमें उदारवादी, समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। जवन सभा करने और संगठन बनाने पर पाबंदी जो लगी थी वो हटा दी गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था।
लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। सोवियत का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, सभा या परिषद। अब अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन जो है रूस लौट रहे हैं। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन जो अंतरिम सरकार बनी थी, यह अंतरिम सरकार युद्ध जारी रख रही थी। जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और जनता तो उसके खिलाफ हो गई थी ना कि सब युद्ध बंद करो, हमें रूस की सेना को हटाओ वहां से युद्ध से। लेकिन जो अंतरिम सरकार बन रही है, ये जो है उस युद्ध को जारी रखती है। अब जब ये साहब आ रहे हैं बोल्शेविक, तो ये तो 1914 से ही जो है युद्ध का विरोध कर रहे थे। तब ये 1914 से युद्ध का विरोध कर रहे थे। तो अब साहब इनका कहना क्या था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। सोवियत कौन? जो मजदूरों द्वारा बनाई गई या जो है किसानों द्वारा बनाई गई या इसमें सैनिक भी शामिल थे, उनको सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये इस तरीके की बात करेगा तो ये जो इस बात को मानेगी नहीं, इसका विरोध करेगी नहीं। साहब ऐसा नहीं करना है। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस कहा जा रहा है। अप्रैल थीसिस यानी घोषणा कर दी। अब किसने? लेनिन ने क्या कर दिया कि साहब बोल्शेविक या सोवियतों को क्या करना चाहिए? सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। सत्ता सोवियत कौन? साहब किसान मजदूर, इनको सत्ता अपने हाथों में लेनी चाहिए। और जो सत्ता हाथ में लेने के बाद जो जमीन है, उनका जो सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए, सबसे छीन ली जाए, इससे भी छीन लिया जाए, इससे भी छीन ली जाए, इनसे छीन करके जो किसानों के हवाले कर दी जाए। और साहब बैंक जो है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। अब जो ये घोषणा कर रहा है या जो भाषण दे रहा है, इसे अप्रैल थीसिस के नाम से जानना है। और उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी यानी समाजवादी का जो मार्क्स कह रहा था कि जो भविष्य में समाजवादी व्यवस्था आएगी और जो समाज बनेगा उसका नाम क्या होगा? साम्यवादी या कम्युनिस्ट होगा ना। तो इन्होंने अपना स्पष्ट उद्देश्य कर दिया कि आया हमारा उद्देश्य, तो अपना नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख दे रहे हैं। बोल्शेविक पार्टी के जो ज्यादातर लोग थे, उन्हें इससे बड़ा शौक लगा। लेनिन ने ऐसी बात क्यों कही साहब कि साहब सत्ता अभी हाथ में ले ली जाए? अभी तो समय नहीं था, अभी तो समय आना बाकी था ना, एक योजना के तहत करना था ना। इनको ऐसा लग रहा था कि अभी तो समय था ही नहीं, अभी तो सत्ता को अपने हाथ में लेने का समय नहीं है। तो लेनिन ने ऐसा कैसे कह दिया? तो बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं है, उचित समय नहीं है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों के बाद उन्हें लगा कि ना, लेनिन ने जो कहा है वो सही कहा है, समय आ चुका है। देखिए, गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी है। सिपाहियों में जो है समितियां बनने लगी हैं साहब। और जून में लगभग 500 सोवियत जो थी वो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेज रही है। अब जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी है और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ रहा है, बोल्शेविक यानी कि लेनिन के नेतृत्व में जो लोग हैं, एक तरीके से अगर मोटा मोटा मैं ये बात कहूं तो बोल्शेविकों ने मानकर चलो, बोल्शेविक यानी कि जो है पूरी तरह रेडिकल है, यानी पूरी तरह वो समाजवादी स्थापना चाहते हैं, जो कम्युनिस्ट समाज की स्थापना करना चाहते हैं, वो हो गए बोल्शेविक साहब। तो साहब और बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी है। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूर द्वारा जो कोशिश की जा रही थी उनको रोकना चाह रही है सरकार। मजदूरों के नेता को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जो सरकार ने। कौन ने? अंतिम सरकार जो थी। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शन का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ रहा है। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी जो नेता थे वो भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव बनाने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बनाई दी गई। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। अब ये सब इस तरह की घटना चल रही है, सरकार फिर इसका दमन करेगी, बोल्शेविकों को गिरफ्तार कर रही है, दमन भी कर रही है उसके आंदोलन का। क्रांति तो इसके लिए नहीं थी।
क्रांति तो क्या थी? क्रांति तो साहब ये थी मजदूर और किसानों का जो है नियंत्रण स्थापित हो या उनका शासन बने, संपत्ति पर जो है किसानों का यानी कि संपत्ति पर जो है सामूहिक अधिकार हो। लेकिन यहां पर ऐसा अंतरिम सरकार में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। तो साहब उधर जो है बोल्शेविकों पर जो दमनकारी काम शुरू हो गए। तो ऐसे में अक्टूबर 1917 आता है। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी है कि अंतरिम सरकार जो है तानाशाह हो जाएगी और तानाशाह होने के बाद वो तानाशाही थोपेगी हमारे ऊपर। ऐसी आशंका लेनिन को हो गई है। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी कि अब सरकार के खिलाफ विद्रोह करना है और सरकार को हटा करके खुद गद्दी पर बैठना है। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। यानी किसको? पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी, इन दोनों को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी किया। इनसे बात किया कि चलो अब समय आ गया है, इनको हटाओ अंतिम सरकार को, खुद बैठते हैं सत्ता पर कब्जा करते हैं। ये कह रहे ठीक है साहब, जैसा मालिक कहें वैसा आप हम करेंगे, आप आज्ञा तो दीजिए। मैं ठीक है आज्ञा दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, लेकिन ये नहीं बता रहा कौन सी तारीख को हमें सत्ता स्थापित करनी है। खैर इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना किस दिन लागू की जाएगी। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। अब विद्रोह शुरू हो गया तो संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए क्या किया जा रहा है? शहर से बाहर चला जा रहा है। उधर जो है तड़के ही सरकार के वफादार जो सैनिक थे वो क्या कर रहे हैं? बोल्शेविक अखबारों के जो दफ्तर थे वहां पर घेरा डाल दे रहे हैं और साहब टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर भी नियंत्रण प्राप्त कर ले रहे हैं। विंटर पैलेस की रक्षा के लिए सरकार समर्थक सैनिकों का रवाना कर दिया गया कि जाओ साहब तुम। तो एक जगह वहां पर जो थी वो तो खाली हो गई ना। सरकार जो है सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर चली गई शहर से। ये जो है नियंत्रण स्थापित करने के वहां पर अखबार के जो दफ्तर थे वहां चली गई, टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए चली गई सेना। तो शहर खाली हो गया। तो ऐसे में साहब पलक झपकते क्रांतिकारी समितियों ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि जाओ सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर लो और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लो। भाई जाओ, शहर खाली है, जाओ भागो और कब्जा करो, और जो मंत्री सामने आए, जो सब मंत्री इसका विरोध करे, तुरंत उसे गिरफ्तार करो। तो इस तरीके से क्रांति हो रही है साहब। उसी दिन ऑरोरा नामक जो है युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। न मंत्री कौन से? सरकार के मंत्री। और पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। मैंने जो किया एकदम बढ़िया किया, आपने एकदम मजेदार काम किया, इससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता था। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी, दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खासतौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो इस तरीके से क्रांति हो गई है साहब रूस में। अब सब क्रांति हो गई। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था। अब अक्टूबर के बाद क्या हुआ? तो अक्टूबर 1917 में तो क्रांति हो गई, सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जो है बोल्शेविकों ने, या जो सोवियत थे उन्होंने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो अक्टूबर के बाद क्या हो रहा है? अब देखिए, चूंकि बोल्शेविक निजी संपत्ति के खिलाफ थे तो स्वाभाविक बात है निजी संपत्ति की व्यवस्था को पूरी तरह खिलाफ थे। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही क्या कर दिया, यानी अगले ही महीने में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये तो उनका उद्देश्य था ना। उनका स्वामित्व प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंत की जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी गई, जाइए खुल करके इस पे धावा बोरिए और अपने नियंत्रण में ले लीजिए। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर, यानी कि शहरों में जो घर बने हुए थे, जो मकान वहां पर लोग पहले से रहते, उसके लिए जो जरूरी जगह चाहिए उतनी जगह छोड़ करके बाकी पर कब्जा कर लिया। एक कमरे की जरूरत है तो एक कमरा छोड़ करके बाकी सब पे कब्जा कर लेते, यानी कि मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए ताकि बेघर और जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके।
उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए क्या किया गया है, अब सैनिकों की वर्दी भी चेंज कर दी गई है। टोपी के लिए प्रतियोगिता की जा रही है, सोवियत टोपी, उसका चुनाव करने के लिए तो प्रतियोगिता की जा रही है। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया साहब, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। पहले किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी, अब कर दिया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने क्या किया, संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में बोल्शेविकों को बहुमत ही नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक के प्रस्तावों को खारिज कर दिया, लेकिन लेनिन ने क्या किया, उस असेंबली को ही भंग कर दिया। चल ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो उसके बर्खास्त कर दिया। अब उनका मत क्या था, क्यों बर्खास्त किया असेंबली को लेनिन ने? वो कह रहा है साहब, जो अनिश्चित परिस्थितियां हैं अभी, उन परिस्थितियों में जो है चुनी गई जो असेंबली है उसके मुकाबले रूसी सोवियत जो है, जो रूसी सोवियत कांग्रेस है, वही ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोस्क में जर्मनी से संधि कर ली। ये बोल्शेविक जो राजनीतिक सहयोगी थे इन बोल्शेविकों के, ये असहमति दिखा रहे हैं कि साहब जर्मनी से संधि मत करो, बेकार आदमी है, बेकार देश है, उससे जो अपना नुकसान ही होगा। लेकिन बोल्शेविक नहीं मान रहे, उससे संधि कर ले रहे हैं। अब ये संधि कर ले रहे हैं तो साहब आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। ये तो असहमति से बाहर हो गए ना, अब ये एकमात्र पार्टी रह गई है। अब एकमात्र पार्टी रह गई तो साहब अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। जब दूसरी पार्टी है ही नहीं तो फिर कौन संसद, कैसी संसद? अब तो हम ही है सब कुछ। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, चीजें पसंद आ रही हैं, तो आप जो है लाइक कर दीजिए वीडियो, साथ के साथ कमेंट करके भी बताइए कैसा लग रहा है। अगर कोई समस्या है तो वो भी बताइए, कोई सवाल है तो वो भी बताइए, उसका उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। अब देखिए, रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर आज जो है, आज भी रूस जो है, चीन जो है एक दलीय व्यवस्था वाला देश है ना। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस भी तैनात की जा रही है। अब ये गुप्तचर पुलिस क्या कर रही है, बोल्शेविकों की जो आलोचना करते थे उन्हें दंडित करने का काम कर रही है। तो यहां से तानाशाही जैसी व्यवस्था दिखेगी साहब। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और प्रबंधन के प्रति समर्पित थे। लेकिन अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकार और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए। लेकिन हुआ क्या कि साहब पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों को पार्टी से भी मोह भंग हो गया। तो क्रांति तो हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन क्रांति के बाद जो तानाशाही भी दिख रही है। तानाशाही देखिए साहब कैसे दिखेगी, आगे देखेंगे हमसे। गृह युद्ध हो रहा है। गृह युद्ध क्यों हो रहा है? क्रांति हो गई है। अब जो लेनिन या बोल्शेविक हैं, ये अपनी मनमर्जी चलाएंगे। मनमर्जी चलाएंगे तो साहब जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज्यादातर जो सिपाही थे वो किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, लेकिन इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। तो ऐसे में फिर जो है ना बंद करेगा जेल में बोल्शेविक जो है। 1918-1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर जो है क्या कहते हैं, सामाजिक क्रांतियों जैसे ग्रीन्स जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ों का भी समर्थन मिल रहा है, यानी इधर से इन्हें समर्थन मिल रहा है। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। तो स्वाभाविक बात है ये पूंजीवादी पार्टी नहीं होंगी, तो इसलिए तो इन्हें इनका समर्थन मिल रहा था ना। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर समस्याएं आ गई हैं। जिन समस्याओं के खिलाफ जो है क्रांति हुई थी, वही समस्या फिर देखने को मिल रही है, फिर वही समस्या देखने को मिल रही है। तो फिर जो है समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हो रहा है गृह युद्ध के बाद में? तो देखिए, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती करने की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है।
तो इस तरीके से सारी गतिविधियां इसमें चल रही हैं। अब साहब ये पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं यहाँ पर। ये पहली 2 योजनाएं यानी कि 1927, 1932, 1933 और 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमत स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली, उत्पादन, और इस तरीके से अब देख रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना भी आ रही है रूस में। तो इस तरीके से समाजवादी समाज का निर्माण हो रहा है रूस में। अब देखिए साहब आगे, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में क्या हो रहा है, कार्य स्थितियां जो हैं वो खराब होने लगी हैं। शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया, यानी कि मजदूरों से ज्यादा स्पीड से काम कराया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा स्पीड से काम कराया जा रहा है तो जल्दी काम हो रहा है। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। क्रांति तो इसी सब के खिलाफ हुई थी ना, कि मजदूरों को ऐसी जिंदगी ना गुजारनी पड़े, उनका शोषण ना हो। लेकिन यहां पर फिर दूसरी चीजें आ गई हैं। नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुकवा दिया गया। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान, यानी एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ रहा है इनको शौचालय जाने के लिए। तो इस तरीके की स्थिति यहां पर हमें देखने को मिल रही है। अब आता है साहब स्टालिनवाद और सामूहिकरण। स्टालिन का राज आता है या स्टालिन का राज आता है। तो स्टालिन जो है ये तानाशाह बन जाते हैं आगे चलकर, ये फिर अपनी जनता को ही मरवाते हैं। तो नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया है। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। अब जब कीमत तय कर दी गई कि इससे ऊंचे दाम पर बेचा ही नहीं जा सकता, तो साहब उससे ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेचा जा सकता। लेकिन किसान क्या हो रहे हैं, वो इस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं है। अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अनाज की कमी होगी जो है देश में, अनाज की कमी होगी देश में। तो इससे फिर क्या करेगा स्टालिन, इससे निपटने के लिए कदम उठाएगा। फिर जो नहीं बेच रहे हैं उनको पकड़ेगा, जेल में डालेगा, कूटेगा, पीटेगा। तो ऐसे में जो है अमीर किसानों व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं, ये निष्कर्ष निकालता है स्टालिन। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। अब सब 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया और उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों, यानी कि जो बड़े किसान हुआ करते थे उनको कुलक कह रहे हैं, वहां पर छापे भी मार रहे हैं। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला कर लिया गया। यानी अब खेतों को क्या किया जाएगा, कहेंगे साहब जो पैदावार कम हो रही है क्योंकि खेतों का आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि खेत छोटे छोटे हैं, बड़े खेत होने चाहिए। तो इनको फिर सामूहिकरण कर दिया जाएगा खेती का, और सामूहिकरण कर दिया जाएगा तो कुछ किसान इसके विरोध में होंगे, कुछ किसान इसके समर्थन में होंगे। तो इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफों को सभी किसानों के बीच में बांट दिया जाता था। इस फैसले से जो किसान थे, जो गुस्साए हुए थे, वो सरकार का विरोध करने लगे। वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। सरकार का विरोध करने के क्रम में वो क्या कर रहे हैं, जो उनके जानवर हैं उन्हें मार दे रहे हैं। तो ऐसे में जानवरों की कमी हो जा रही है। कितनी कमी हुई है देखिए साहब, 1929 से लेकर के 1931 तक, यानी महज जो है 3 साल के भीतर बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ जा रही है। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी और बहुत सारे लोगों से निर्वासन या देश निकाला भी दे दिया जाता था। सजा दे रहा है, उसी में फिर उनसे जबरदस्ती लिखवा भी ले रहा है कि साहब मैंने राष्ट्र के खिलाफ काम किया तो इसलिए मुझे मार दिया गया। ऐसे लिखवा कर उनको जो है मार भी रहा है जो स्टालिन। तो सामूहिक जो विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। जो नहीं हुई है तो बल्कि क्या हुआ, 1930 से लेकर के 1933 के बीच में हालत और खराब हो गए। अकाल पड़ रहे हैं। खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ रहा है। इसमें कितने 40 लाख से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। क्रांति तो इसके लिए नहीं हुई थी। अब सब पार्टी में बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिक आलोचना करने लगे थे।
स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर क्या किया, समाजवाद के खिलाफ काम करने का आरोप लगा दिया, समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया साहब। अब सब साजिश रचने का काम लगा दिया है तो देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेलों में या फिर श्रम शिविरों में भेज दिया गया। और ज्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध भी नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था वहां पर। उसके अलावा साहब बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा दिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध काम किया है, साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें से कई प्रतिभावान पेशेवर थे। तो इस तरीके का स्टालिन जो काम कर रहा है, इस तरीके के जो है वहां पर चीजें पैदा हुई, संकट पैदा हो रहा है। तो साहब ये था जो है चैप्टर। अब देखिए साहब, ये रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव हमने आज सब लोग जानते ही हैं। सोवियत संघ बना, फिर 1990 तक जो है शीत युद्ध का दौर चला, 2 खेमे में पूरा देश पूरी दुनिया बट गई, जहां हमारा भारत जो था किसी भी खेमे में नहीं था, वो बीच का रास्ता अपनाया जो है। तो इस तरीके से इसका आज भी जो है हम सोवियत क्रांति का जो है प्रभाव देखते हैं। आज भी दुनिया इसी 2 विचारधाराओं पर लड़ रही है कि समाजवाद कि पूंजीवाद, कि साम्यवाद या पूंजीवाद, इसी पर सब कुछ चल रहा है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। उम्मीद है आपको समझ आएंगी, चीजें समझ आई होंगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।